आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। ये जो टॉपिक है ये आपके हिंदी में भी चलता है और ये आपके संस्कृत में भी चलता है। तो हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए आपको ये वाच्य पढ़ने ही होंगे। दोनों एक ही प्रकार के हैं। हिंदी के लिए आपको हिंदी की चीज़ों का ध्यान रखना होगा और संस्कृत के लिए आपको संस्कृत की जितनी भी बातें हैं उन सब बातों का ध्यान रखना होगा। मैं आपको दोनों को कंबाइंड करके बताऊंगा कि कैसे हिंदी और संस्कृत दोनों में वाच्य चलते हैं। हमें जो है उसी के आधार पर इन सब चीज़ों का प्रयोग सीखना है। ठीक है, तो वाच्य के लिए क्या करना होता है, वाच्य कहते किसे हैं, सबसे पहले तो ये जानिए। ठीक है, तो इसकी परिभाषा ये है, क्रिया का वह स्वरूप जो वाक्य में किसकी प्रधानता है, बताने का कार्य करता है, उसे वाच्य कहते हैं। उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य का दूसरा अर्थ होता है वाचक। ठीक है, मतलब क्या है कि क्रिया का लिंग, वचन, ठीक है, और इसमें लिंग, वचन और लकार हो गया, मतलब काल, किसके आधार पर, किसके आधार पर प्रयुक्त हो रहा है। यूँ मान लो कि किसके इशारे से कोई काम कर रहा है। क्रिया एक कोई व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति के इशारे पर काम करता है। कभी वो पुल्लिंग के रूप में आता है, कभी स्त्रीलिंग के रूप में आता है, कभी एक वचन में आता है, कभी द्विवचन में आता है, कभी बहुवचन में आता है। ठीक है ना, तो ये सब किसके आधार पर होता है, निर्धारित होता है। यह जानना वाच्य कहलाता है। ठीक है, ये जो वाच्य हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा जो है वो है कर्मवाच्य, और तीसरा जो है ये है भाववाच्य। हिंदी और संस्कृत में दोनों में नाम सेम है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। कर्मवाच्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होगा, और भाववाच्य में क्रिया का सीधा संबंध भाव से होगा। मतलब न तो कर्ता से होगा न कर्म से होगा, बल्कि सीधा भाव से होगा। तो इसकी ये सीधी सीधी सी शॉर्ट सी पहचान हो गई। ठीक है, तो कैसे काम करता है ये सब जानने के लिए एक छोटी सी एक सारणी है। वो सारणी को आपको दिमाग में बैठाना है, वो सारणी आपको बनानी पड़ेगी। कैसे, देखो, चलो पूरा नया सिरे से बनाता हूँ। सारणी हमें काम में लेनी पड़ेगी। किसी भी वाच्य को पहचानने के लिए हमें वाक्य में तीन चीज़ें देखनी होती है। तीन चीज़ें क्या क्या? नंबर एक तो कर्ता,
नंबर 2 कर्म और नंबर 3 क्रिया। इन तीनों को देखना होगा, ठीक है। इन तीनों की पहचान करनी होगी कि वाक्य में ये 3 चीज़ें अगर आप पहचान गए तो आपको पता चल जाएगा कि वाक्य जो है किस मूड में है। मतलब ये कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है, ठीक है। ये सब हमें इससे पता चलेगा, इस सारणी के माध्यम से। तो क्या होगा कि जब क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के आधार पर हो, कर्ता के आधार पर का मतलब सीधा सीधा सा आप ये समझिए कि जो कर्तृवाच्य वाक्य होते हैं उनके कर्ता में जो है हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति यानी कि ये कर्ता कारक ही होता है, ठीक है। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक में होगा, ठीक है। जो कर्म है इसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यानी इसको कर्म कारक के रूप में देखेंगे, ये कर्म कारक रहेगा। और जो क्रिया होगी, ये क्रिया, इसमें क्रिया का जो लिंग है, क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के आधार पर होगा, कर्ता के आधार पर, ठीक है। कर्ता के आधार पर होगा। कैसे? क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष ये कर्ता से तय होगा। कर्ता से तय कैसे होता है? जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं, ठीक है, तो वाक्य में कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है, ठीक है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं, बालक विद्यालय जाता है, ठीक है। बालक पुल्लिंग का करता है, एक वचन है। और पुरुष की बात करें तो बालक जो है आपके प्रथम पुरुष हो गया, ठीक है। तो बालक का पुरुष, ये लिंग जो है पुरुष पुल्लिंग हो गया, वचन इसका एक वचन हो गया और पुरुष इसका प्रथम पुरुष हो गया, ठीक है। अब क्रिया का जो लिंग है जाता, ये बता रहा है कि क्रिया पुल्लिंग की लगी हुई है। जाता है, इससे पता चलता है ये एक वचन की क्रिया है, ठीक है। दोनों देखिए, दोनों मैच हो रहा है। और ये जाता है जो ये प्रथम पुरुष के आधार पर प्रथम पुरुष की क्रिया होगी, मतलब इसका जो अपन लकार के हिसाब से प्रयोग करेंगे तो प्रथम पुरुष इसके अंदर प्रयुक्त होगा। अब विद्यालय जो शब्द है इसका कहीं भी लेना नहीं। कैसे? जैसे अगर मैं इसका लिंग चेंज करूं, बालक की जगह मैं रखूं बालिका, स्त्रीलिंग की अगर मैं ये लगाता हूं, स्त्रीलिंग का कर्ता करता हूं, तो बालिका की जगह यहाँ पर जाता है की जगह हो जाएगा जाती है, यहाँ पर भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। मैं अगर यहाँ पर एक वचन नहीं बहुवचन का प्रयोग करता हूँ, जैसे बहुत से बालक, तो जाता है की जगह जाते हैं, ये बहुवचन का हो जाएगा। पता चल रहा है? तो इससे ये सिद्ध होता है कि क्रिया, जब हमने कर्ता का लिंग बदला तो क्रिया का भी लिंग बदल गया, जब हमने वचन बदला तो क्रिया का भी वचन बदल गया, ठीक है ना।
इस प्रकार से ऐसे ही अगर पुरुष बदलेंगे तो क्रिया का भी पुरुष बदल जाएगा। इससे ये सिद्ध होता है कि क्रिया जो है कर्ता के आधार पर लगी है, ये क्रिया कर्ता के आधार पर लगी है। ठीक है, ऐसे ही कर्मवाच्य वाक्य जितने भी होंगे उनमें क्रिया का सीधा संबंध जो है कर्ता के आधार पर नहीं होकर के कर्म के आधार पर प्रयुक्त होगा। कर्म के आधार पर कैसे? मतलब जो क्रिया का लिंग और वचन है ये कर्ता के आधार पर नहीं होकर के कर्म के आधार पर होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कर्मवाच्य वाक्य। मतलब ये हमेशा सकर्मक क्रिया होती है, मतलब क्रिया का जो कर्म है इसमें सदैव मौजूद रहता है। तो कर्मवाच्य वाक्य में क्या होता है? तो कर्मवाच्य वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, इसमें लिंग पुरुष और वचन जो है कर्म के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए कर्मवाच्य के कर्ता में कर्ता जो होगा ये तृतीय विभक्ति का होगा। ठीक है, अगर हिंदी में कर्ता कारक आता भी है कर्मवाच्य में तो यहाँ पर हमेशा ने का प्रयोग किया हुआ मिलेगा आपको, कर्ता के साथ ने का प्रयोग मिलेगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो ठीक है, ये कर्तृवाच्य में भी होता है ने का प्रयोग तो, लेकिन वहाँ स्पष्ट पता चल जाएगा कि भी क्रिया जो है कर्ता के आधार पर है। यहाँ पर कर्मवाच्य में तृतीय विभक्ति का प्रयोग, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? ये करण कारक, करण कारक की पहचान क्या है? से या द्वारा ये लगेगा, तो अधिकांशतः वाक्य के साथ से द्वारा मिलेगा और बहुत कम रेयर चांस है तब ने का प्रयोग मिलेगा, कर्ता के साथ नहीं मिले। अब जो है कर्म, तो कर्मवाच्य का जो कर्म होता है इसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग मिलेगा। द्वितीय विभक्ति मिलेगी, मतलब सेम ही रहेगा, द्वितीय विभक्ति। ठीक है, कर्म कारक और क्रिया का लिंग वचन यहाँ कर्म के आधार पर होगा। कर्म के आधार पर कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पर एक तो यहाँ अपन करते सीता दूध पीती है। ठीक है, अब अपन अगर ये कर्मवाच्य वाक्य होगा तो यहाँ पर अपन करेंगे सीता ने दूध पिया, या फिर यूं भी कर सकते हैं सीता द्वारा दूध पिया गया। तो दूसरी पहचान ये होगी गया लगेगा इसके साथ, क्रिया के साथ, और गया नहीं लगेगा तो ने लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है क्रिया कर्म के आधार पर होगी। राम ने दूध पिया, इसका लिंग बदला हमने कर्ता का, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हम इसका वचन बदले राम और सीता ने दूध पिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब क्रिया के लिंग वचन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि यहाँ पर क्रिया के लिंग वचन पर फर्क पड़ रहा था। सीता की जगह राम कर देता हूँ तो राम दूध पीता है हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर राम करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब तीसरा जो है
है भाववाच्य वाक्य। पहला तो था कर्तृवाच्य वाक्य, दूसरा कर्मवाच्य वाक्य और तीसरा है भाववाच्य वाक्य। भाववाच्य में क्या होता है, भाववाच्य का जो कर्ता होगा इसमें भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, वही से द्वारा ये सब जुड़ेगा, करण कारक बन जाएगा ये। इसके कर्म में हिंदी में तो द्वितीय विभक्ति जैसे ही दिखेगा ये, लेकिन संस्कृत में जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो क्रिया होगी ये भाव के आधार पर होगी। इसमें क्या था, अपने सीता द्वारा दूध पिया गया, ये लिया था। तो इसमें वाक्य बनेगा सीता द्वारा दूध नहीं पिया जाता। ये नकारात्मक हो जाएगा, पीछे देखो जाता जुड़ेगा, यहाँ गया जुड़ा, यहाँ जाता जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये विशेष पहचान है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जब भी वाक्य बनाएंगे या प्रश्न कैसे आता है, तो प्रश्न यूँ आएगा कि वाक्य दिया हुआ होगा, उसको पहचानना है कि वाक्य कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। उसको पहचान करके आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि जैसे कर्तृवाच्य वाक्य है तो उसको कर्मवाच्य में या भाववाच्य में बदलो। तो अब हमें इसको, जैसे बालक विद्यालय जाता है, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो अपन करेंगे बालक द्वारा विद्यालय जाया गया, और भाववाच्य बनेगा तो बालक द्वारा विद्यालय नहीं जाया जाता, इस प्रकार से बनेगा। अगर संस्कृत की बात करें तो बालकः विद्यालयं गच्छति। देखिए बालकः प्रथम पुरुष का ना, बालकः बालको बालका प्रथम पुरुष एक वचन की, ऐसे ही गच्छति गच्छता गच्छन्ति ये प्रथम पुरुष के अंदर एक वचन की क्रिया हो गई। ठीक है, अब जब अपन इसको कर्मवाच्य में लेंगे तो क्या होगा, बालकेन, बालक बालको बालका, बालकम बालको बालकन, बालकेन तृतीय विभक्ति, बालकेन विद्यालयम अब यहाँ पर जब भी अपन क्रिया का प्रयोग करेंगे तो जो धातु है, यहाँ तक आत्मनेपदी थी, यहाँ पर रस्मैपदी थी, यहाँ पर रस्मैपदी, तो यहाँ पर धातु आत्मनेपदी हो जाती है। यहाँ पर भी जो है धातु कर्म के आधार पर होगी तो आत्मनेपदी होती है। तो क्या होगा, बालकेन विद्यालयम गमयते, तो यहाँ पर जो क्रिया होगी वो सदैव नपुंसकलिंग की होगी। तो जो भाववाच्य वाक्य हो जाएगा उसके अंदर बनेगा बालकेन विद्यालयम माँ गम्यते। गम्यते गम्येते इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। तो आप सभी इस सारणी को अच्छे से याद करो, और याद करने के बाद जो है इस सारणी को याद कर लो। याद करने के बाद इस कुछ जो
वाक्य हैं, इन वाक्यों का अभ्यास करो और अभ्यास करने के बाद अपन कल इसका दोहरान फिर से करेंगे। ठीक है।